है ओके, तो हम लोग सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है आपका, एमनियोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सुपरफिशियली पूछा जाएगा आपसे, ऐसा नहीं बहुत डेप्थ में नहीं पूछते हैं। वैसे तो टेक्निक है, थोड़ा जो है टफ रहता है। तो आप बोलोगे एमिनो सिंथेसिस। पहले इसको देख लेते हैं, एमिनो सिंथेसिस। ठीक है, चलो कोई एक बताएगा मुझे व्हाट इज द एमिनो सिंथेसिस? सर सेक्स डिटरमिनेशन होता है एमनियोसिंथेसिस। ओनली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? सर फॉर क्रोमोसोमल नो सर, कोई डिसीज हो, क्रोमोसोमल डिसीज। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है, सीधा सीधा लाइन नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक मिनट, एडमिट ऑल, जस्ट एक मिनट बेटा रुकना, जाए सेटिंग थोड़ा सही करना, सबके लिए ज्वाइन कर दें प्ले। ठीक है, चलो हो गया। चलो तो एमनियोसिंथेसिस में हम देखते हैं। ठीक है, तो एमनियोसिंथेसिस में एक लाइन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि एमनियोसिंथेसिस होता क्या है। तो सबसे पहले जब एमनियोसिंथेसिस की आप बात करोगे तो एमनियोसिंथेसिस क्या है? ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। कौन सा प्रोसीजर है? इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो किसके लिए यूज किया जाता है? तो आप लोग बोलोगे इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर व्हिच इज यूज्ड फॉर किस लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर, तो हम बोलेंगे प्राइमरली किस लिए यूज किया जाएगा ये? तो आप बोलोगे प्राइमरली इट इज यूज्ड फॉर द प्रीनेटल डायग्नोसिस। क्या है? प्रीनेटल डायग्नोसिस। और प्रीनेटल में डायग्नोसिस हम क्या क्या करेंगे वो दूसरी बात आती है। तो एक तो प्रीनेटल डायग्नोसिस में एक तो ये बेसिकली किया किस लिए जाता है, जो मेन पर्पज इसका होता है टू डिटरमाइन द, या ऐसे बोल सकते हैं टू फाइंड आउट द, ऐसे लिख लेंगे, फाइंड आउट द क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी। तो अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं तो आप जो है इसको करवा सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ बातें यहाँ पर जो आपके बुक में नहीं लिखी लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना। तो हमने बोला कि क्या है, प्री नेटल डायग्नोसिस है, और प्री नेटल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं? टू फाइंड आउट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या करेंगे हम बेटा? किसको फाइंड आउट करेंगे? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करेंगे, पहली बात। दूसरा देखिए आप क्या करोगे यहाँ पर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के अलावा अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो है इन्फेक्शंस वगैरह को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फीटल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसको भी हम इससे क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं। तो दो काम हो गए, एक तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हम देख रहे हैं, किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन को भी मतलब देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर कोई अगर जीन कोई एंजाइम बना रहा है और वो जीन काम नहीं कर रहा है। अगर वो जीन काम नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर एंजाइम बनेगा नहीं, और एंजाइम नहीं बनेगा तो आगे भी क्या होगा? जो प्रोसेस होगा वो नहीं होगा। तो आप बोलोगे एमनियोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करेंगे? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को ढूंढ सकते हैं, एंजाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, या हम देख सकते हैं कोई इन्फेक्शन अगर फीटस के अंदर है तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। दो बातें ये हो गई। तीसरा, लोगों ने क्या किया? सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो इस वजह से फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया इस टेक्निक की वजह से, क्योंकि यहां पर क्या था, करीब करीब जो है आप बोलोगे कि जो है 3 महीने के आसपास एमनियोसिंथेसिस कराओगे तो उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाएगा, आराम से पता चल जाएगा वो मेल है कि फीमेल है। तो अगर मेल है तो उसको बहुत सारे लोग क्या अबॉर्ट करवा देते हैं, किल करवा देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल फोर्टिसाइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया।
सबसे ज्यादा पहले हरियाणा और राजस्थान वगैरह जगह पे होती थी, हरियाणा में सबसे ज्यादा था, लेकिन अभी तो ठीक है, ठीक है, अभी तो बहुत सारा जो है इसके लिए जो है रूल्स आ गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सेक्स को डिटरमाइन करना, इन्फेक्शन ऑफ फीटस को डिटरमाइन करना, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एमनियोसिंथेसिस। अब ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है कैसा, तो देखोगे इसमें क्या है, जैसे मान लो ये आपका ये यूट्रस है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर यूट्रस बना, ये यूट्रस है मदर का। अब मदर के यूट्रस में जो बेबी रहेगा वो किस में रहेगा, तो आपको पता है वो किस में रहेगा, एमनियोटिक कैविटी में, एमनियन बोलते हैं ना, एमनियोटिक कैविटी में रहेगा। कहाँ रहेगा बच्चों, एमनियोटिक कैविटी में, और इसमें बेबी है, ठीक है, ऐसे ये मान लो यहाँ पर बेबी है, यहाँ पर ये बेबी प्रेजेंट है, ये बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बहुत सारा सेल्स होंगी इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में, है ना। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो करते क्या है, सबसे पहले यूज करते हैं ये क्या, तो एक तो इनके पास क्या होना चाहिए, सिरेंज होना चाहिए, एक सिरेंज होगा। सिरेंज के अलावा आप देखोगे यहाँ पर सोनोग्राफिक टेक्निक भी यूज होती है, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो अल्ट्रासाउंड, है ना, सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर एक रोलर होता है, ऐसे करके पेट पे वो चलाते हैं यहाँ पर ऐसे, तो उससे हम क्या डिफाइन करते हैं, और वो टीवी पे स्क्रीन पे देख रहा होता है, एक मॉनिटर ऐसा लगा होता है ना, उस पे देख रहा होता है डॉक्टर कि क्या क्या मूवमेंट दिख रहे हैं, कैसे क्या दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रोलर चलाता रहेगा और पोजीशन का पता कर लेता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम अगर इसको सिरेंज अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, निकालते हैं ना यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को, तभी तो डिटेक्ट करेंगे। अगर मान लो ये यहाँ पर सिरेंज यूज कर रहा है ये ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर इसको ऐसे, तो ये पोजीशन भी हमको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जहां से मर्जी होगा वहां से पंचर कर दोगे आप, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हो सकता है थोड़ा ही सही, लेकिन मिसकैरेज के भी थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं यहाँ पर, तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, उसके थ्रू हम पता करते हैं पोजीशन क्या है बच्चे का, फिर उसी हिसाब से जो खाली स्पेस होता है उसमें क्या करते हैं, हम ये सिरेंज लेते हैं और ये डालते हैं, और फिर यहाँ से क्या ले लेते हैं, जो सेल्स होती हैं, जो फ्लूइड होता है वो ले लेते हैं। अब इसमें फ्लूइड आ गया, अब इसको हम बेटा क्या करते हैं, लैब में डिटेक्ट कर लेते हैं, क्रोमोसोम देख लेते हैं पूरा, और यही क्या है, एमनियोसिंथेसिस है, यही प्रोसीजर है। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसीजर जो हम यूज करते हैं, बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। इसको क्वेश्चन देता है आपको, पूछेगा इट इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, नहीं, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए थोड़ा ही है, रूल ही नहीं है, ठीक है। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रूल क्या है कि भाई शुरुआत में अगर हमको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता चल जाएगी उस फीटस की, तो हमको दिक्कत नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इस बच्चे को अबॉर्ट करा सकते हैं। मान लो डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, सब पता कर सकते हैं इससे। अब अगर ये पता चल जाएगा, हम तो क्यों उस बच्चे को लाएंगे, क्योंकि आगे तो उसको सर्वाइव ही नहीं करना है। तो ये लीगलाइज है, इसको आप अगर कोई सिंड्रोमिक बच्चा हो रहा है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं, है ना, इन विद रिस्पेक्ट ऑफ जो है डॉक्टर परमिशन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कराया जाता है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है, क्वेश्चन में घुमाता है आपको। सेक्स डिटर्मिनेशन लोग जबरदस्ती करवाते हैं, समझ में आई बात की नहीं आई, डॉक्टर या पूरा एक बना के रखते हैं अपना जो है ना, समझ लो एक तरीके का पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग होगी। बोलो सभी को समझ में आ गया। तो एमनियोटिक सैक से हमने एमनियोटिक कैविटी से क्या लिया हमने बेटा, हमने वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड लिया, और उसमें सेल्स होंगी, और सेल्स को हम डायग्नोस कर लेंगे लाके लैब में, और आराम से हमें पता चल जाएगा कि वहां पर उसको एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका एमनियोसिंथेसिस है। शॉर्ट नोट्स लिखने में आता है बोर्ड के रिस्पेक्ट में, और एक एनसीआर जो है एनसीईआरटी से नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमनियोसिंथेसिस किस लिए यूज किया जाता है। अब ये भी पूछता है कि भाई ये कब तक सेफ है, तो नॉर्मली जो करते हैं ये एमनियोसिंथेसिस लोग, ये आपका 3 मंथ के आसपास में ही करते हैं, क्योंकि वहीं पे गोनैड्स का डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है, तो उस समय आसान रहता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर।
सर मुझे एक जैसे- डाउट है हाँ बेटा पूछो। सर, इससे हम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेंडेलियन? मेंडेलियन में क्या आता है? सर मेंडेलियन में हमारा सिकल सेल आता है, हीमोफीलिया आता है सर, ये सब। हाँ, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी वो नहीं है क्या? बताइए बेटा, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है वो, ऑब्वियस है, क्योंकि वहां पर आप देखोगे ना, तो जैसे हीमोफीलिया बोलते हैं, एक्स एक्स रेसेसिव होता है कि नहीं होता है? अगर दोनों अगर एक्स एक्स जो है इन पे अगर जीन डिफेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? वो हीमोफिलिक हो जाएगा पर्सन की, नहीं हो जाएगा। तो क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी पता चल जाता है, वो चाहे मेंडेलियन हो चाहे नॉन मेंडेलियन, ठीक है, कोई भी। बात समझ में आई कि नहीं? चलो और बताओ, बाकी सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे बढ़े हम लोग। यस सर। यस सर। चलिए, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक टॉपिक। आज हम लोग 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों क्लास में ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 घंटे आराम से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को मैक्सिमम चीजें इसमें कवर कर लेंगे, जो आपके रिस्पेक्ट में, जो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो बेटा माइक बंद कर लो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब हम दूसरा देखेंगे इसके बाद में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है बेटा उसको देखेंगे, और वो कौन सा है, तो हेडिंग मैं यहां पर डाल लेता हूं। चलो, तो हेडिंग यहां पर डाल लेंगे हम लोग। दूसरा मेथड जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। चलिए, कौन बताएगा मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं और मैनी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाते हैं। वेरी गुड। चलिए, और कोई बताएगा बेटा? व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? सर ऑल प्रिकॉशन, जितने भी प्रिकॉशंस हम यूज करते हैं वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव में ही आते हैं। बेटा सर, मैंने संतोष को सर, ये चीज वो बताया। नहीं होते कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि हम कुछ अलग से यूज करते हैं। कुल मिला के हम क्या करते हैं, ये मुद्दा ये है, ठीक है। यूज करना नहीं यूज करना वो बात की बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, ये सॉरी, किस लिए करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? टू अवॉइड अनवांटेड अनवांटेड प्रेगनेंसी का अवॉइड करना। हम क्या करें, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करें, उसको हम जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसको यूज करते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है बेटा, वो दोनों में यूज हो सकते हैं, या तो मेल में और दूसरा फीमेल में भी, लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिकली अगर आप देखोगे वो जो यूज किए जाते हैं वो किसमें? फीमेल्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। तो देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है। सबसे पहले तो हम करते क्यों हैं, वाई, सबसे पहले ये लिखते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोर्ड के रिस्पेक्ट में। तो आप बोलोगे अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करेंगे। अब बेटा इसमें देखिए, सबसे पहला जो मेथड होता है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा है, नेचुरल मेथड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल एकदम यहां से, नेचुरल मेथड क्या होते हैं जो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं। तो इसमें बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज याद रखना है कि इसका ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉबैक इन सेंस अगर आप ये यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसा कि आज ही मैं पढ़ रहा था, या आप भी पढ़े होंगे बहुत बार, कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह खाने से वो थोड़ा मतलब कैंसर कॉजिंग भी होती है, तो वो उसका ड्रॉबैक हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत में भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, 100% नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी रहता है कि हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव अगर कोई परमानेंट पिल्स वगैरह यूज करा तो इट मे लीड्स टू कैंसर। तो नेचुरल मेथड सबसे सेफ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं कि वहां पर उसके साथ में कोई ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन आप बोलोगे उसका फेलियर रेट बहुत है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना केमिकल, ना कोई कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं। सिंपल नेचुरल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। चलिए देखते हैं।
तो नेचुरल मेथड में आप बोलोगे सबसे पहले बेटा जो होता है वो होता है सेफ पीरियड। एक एक करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत आता है इस टॉपिक्स में, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है सेफ पीरियड। अब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करो, कुछ मत याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करो। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करें तो उसमें हमको पता था बेटा, ये हमने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ले लिया और मैंने बोला कि ये 20 कितना था आपका 29 या 28 डेज तक मान लेते हैं, ठीक है, 29 या 28 डेज का था ये, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप बोलोगे यहां से 1 to 5 ये क्या था, मेंसेस था कि नहीं था, एंडोमेट्रियम टूट रहा था कि नहीं टूट रहा था। दूसरा देखिए, आगे बढ़ोगे बेटा तो मैंने बोला था एक फेज आता है 14वें दिन के आसपास, बस यही हमको समझना है, 14वें दिन के आसपास। और इस फेज के टाइम पे क्या होता है, एलएच का सर्ज हो रहा था, ओवुलेशन हो रहा था और सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज कर दिया जा रहा था। बोलो अभी पिछली क्लास में पढ़ा हमने इसको, या इसी को बेटा हम क्या बोल रहे थे, ओवम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, ओवम बोल रहे थे। अब देखिए इस सेफ पीरियड में माना जाता है कि अगर 10 से हम 10 to कितना 17 डेज तक, 10 to 17 डेज क्यों ले रहे हैं, देखिए अगर मान लो यहां पर कोई फीमेल है, ठीक है, और वो किसी मेल के साथ में अगर मेटिंग कर रही है, अगर मेटिंग कर रही है, और मेटिंग का टाइम अगर आप देखोगे इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर मान लो 10 डेज हुआ है, ठीक है, तो यहां से अब इसको सेक्स नहीं करना है। सेफ पीरियड का मतलब यही है कि हम उस टाइम पीरियड को ही जो है क्या कर देंगे, हटा देंगे, उस टाइम पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सी नहीं करेंगे या सेक्सी नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, वहां पर 10 डेज तक फ्रॉम 10 डेज एमसी साइकिल के 10 डेज से 17 डेज तक, इतने टाइम तक जो है सेक्सी नहीं करेंगे। तो नेचुरल मेथड होगा कि नहीं। अब जब यहाँ पर मीटिंग नहीं होगा तो स्पर्म्स जो होंगे वो आएंगे नहीं, और फीमेल को जो है ओवम को क्या होगा, उसको जो है फर्टिलाइज नहीं करेंगे, और फर्टिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। फर्टिलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन इसका नहीं होगा तो ये क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। अब एक बात और बेटा है, जैसे हम पढ़ते कि ना ओवम का सर्वाइवल तो एक ही दिन है, लेकिन अब कहोगे सर आप 10 to 17 डेज क्यों ले रहे हैं, हम 14 डेज के आसपास ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो भाई। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब स्पर्म जो है आपका फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा तो कुछ टाइम भी तो लगेगा उसको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में। ये ओवरीज हैं, यहाँ पर मान लो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचे, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे, यहाँ पर ओवम भी आएगा, तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में भी तो कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये हम थोड़ा सेफ लेके चलते हैं कि 10 to 17 डेज तक, अगर 10 to 7 जो है 17 डेज तक अगर कोई सेक्स नहीं करता है तो वो सेफ पीरियड है, और उस समय फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 17th डे के बाद में या 18th डे के बाद में फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लिए ही वो सेक्स कर सकता है या मीटिंग कर सकता है, तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। फिर भी फेल्योर रेट है यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। समझ में आ गया सभी को ये पॉइंट सेफ पीरियड वाला? यस सर। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है दूसरा बी, ए के बाद में बी, उसको हम बोलते हैं बेटा विथड्रॉ मेथड। बहुत आराम से समझना है, विथड्रॉ मेथड। विथड्रॉ मेथड, ठीक है। विथड्रॉ मेथड में देखिए क्या होगा, ठीक है। तो विथड्रॉ मेथड का मतलब क्या है, आप बोलोगे एट द टाइम ऑफ जो है सेक्स या मेटिंग के टाइम पे वहां पर क्या करेगा, जो है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेटिंग टाइम पे क्या किया जाएगा, वहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसको क्या कर लिया जाएगा, विथड्रॉ कर लिया जाएगा। बिफोर द किससे पहले, बिफोर द इजाकुलेशन। मतलब बेटा क्या हुआ, यानी कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है
आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब वो आप देखोगे मेटिंग करेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे ही जो है इजाकुलेशन होने वाला होगा वैसे ही क्या करेंगे, जो है पेनिस को विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द वेजाइना, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, विड्रॉ ऑफ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर द इजाकुलेशन। तो इजाकुलेशन से पहले ही अगर पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉ मेथड। हालांकि इसका फेल्योर रेट बहुत ज्यादा है। कभी कभी क्या होता है कि जो है क्या बोलते हैं उसको, प्री इजाकुलेशन भी हो जाता है, और प्री इजाकुलेशन हो जाता है उसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म्स पहले ही निकल जाते हैं, और जब निकल गए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोगों ने बोला कि सर ये वाला पढ़ा दीजिए, ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा मुझको, तो हम लोग अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चल रहे हैं। हालांकि मैं अभी पीछे वो जहां पर छोड़ा था उसको मैं कराऊंगा कंप्लीट, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर ये वाला चैप्टर करवा दीजिए, तो मैं वो करवाने लगा। ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हॉर्मोन्स है ना, उनके बारे में बता देना एक बार। वो तो बेटा बताया था मैंने कल डाउट क्लास में भी, उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था मैंने कल पूरा। आप थे सर नहीं कल क्लास में? नहीं सर, कल वाली क्लास में नहीं थी मैं। चलो आप लास्ट में मुझे याद दिलाना, ठीक है, एकदम 10 मिनट पहले। ठीक है, ओके सर। रिकॉर्डिंग्स देख लेना। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, कोई नहीं, मैं थोड़ा बता दूंगा 5 मिनट में, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये बेटा समझ में आ गया सभी को विथड्रॉ मेथड क्या है? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विथड्रॉ मेथड के बाद में तीसरा मेथड आता है। 2 मेथड हमने सीख ली, अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड जो है बेटा उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। इस लैक्टेशनल एमनोरिया में आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लैक्टेशन हो रहा है, यानी कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चा हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, बर्थ के बाद में, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, तो आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे के जन्म के बाद में, यहां पर जो फीमेल्स होंगी, जो मदर होगी, वो बच्चे को क्या करवाती है, मिल्क फीडिंग करवाती है कि नहीं करवाती है? क्या करवाएगी, मिल्क फीडिंग करवाएगी। और मिल्क फीडिंग करवाएगी तो बेटा क्या होगा, आप बोलोगे पीआरएल का लेवल हाई रहता है, प्रोलैक्टिन का लेवल क्या रहेगा, हाई रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो प्रोलैक्टिन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बोलिए समझ में आई बात कि नहीं? अब प्रोलैक्टिन का लेवल जब हाई होता है तो वहां पर ये क्या करता है, इनहिबिट करवाता है आपका जीएनआरएच को, और ये जब इनहिबिट कराएगा जीएनआरएच को तो आप देखोगे एफएसएच और एलएच, इनका लेवल भी क्या होगा, घट जाएगा। तो ये प्रोसेस करीब करीब अगर 6 मंथ तक आप देखोगे, बच्चे के बर्थ के बाद में आफ्टर 6 मंथ तक अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तब भी वहां पर चांसेस नहीं रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, वहां पर फीमेल जो होती है वो कंसीव नहीं करती, क्योंकि 6 महीने तक वहां पर लैक्टेशनल एमनोरिया है। ठीक है सर एफएसएच और एलएच का लेवल कम हो जाता है। हाँ, इनका एफएसएच एलएच का लेवल कम हो जाता है, तो आप सीधे एक लाइन में बेटा बोल सकते हो यहाँ पर कि अब्सेंस ऑफ किसका, आप बोलोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो अब्सेंट हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द पार्चुरेशन। और ये कब तक रहता है, अप टू 6 मंथ तक। 6 महीने बाद फिर से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिगेन हो जाती है, फिर से चलने लगती है, अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा सभी को, लैक्टेशनल एमनोरिया? यस सर। यस सर। ये स्लाइड देख लो बेटा, ये भी विथड्रॉ मेथड वाली भी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारा हार्मोन वाली चीज एक और बार रिपीट कर दो प्लीज। ठीक है, ये वाला लैक्टेशनल एमनोरिया में मैंने बोला बेटा पीआरएल जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसका लेवल जब बढ़ता है, पीआरएल का लेवल बढ़ता है तो वो मिल्क सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है,
मिल्क को प्रोड्यूस करवाता है। अब जब पीआरएल का लेवल बढ़ेगा तो वहां पर आप देखोगे जीएनआरएच और एफएसएच का लेवल डाउन होगा, और जब डाउन हो जाएगा तो फॉलिकल मेंटेन नहीं होंगी, फॉलिकल बनेंगी नहीं, और फॉलिकल जब प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, बनेगी नहीं, तो नई फॉलिकल्स आएंगी नहीं, तो ग्राफिन मैच्योर फॉलिकल भी नहीं बनेगा, और ग्राफिन मैच्योर फॉलिकल नहीं बनेगा तो ओवम कैसे आएगा? तो 6 महीने तक आप बोलोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है, मेंस्ट्रुएशन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, 5 से 6 महीने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कोई, 5-6 मंथ हो सकता है। ठीक है, ओके सर। अब बेटा हम दूसरे पार्ट में इंटर करेंगे। इसके बाद में हमारा नेचुरल मेथड हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव का पहला। अब दूसरा देखते हैं, नेचुरल मेथड के बाद में दूसरा जो है वो कौन सा है? तो दूसरा जो हमारा जो पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। दूसरे में हम बोलेंगे बैरियर मेथड्स। कौन सा मेथड है? बैरियर मेथड। वहां पर हमने नेचुरल सिलेक्शन में कुछ यूज किया, बाहर से कोई डिवाइस यूज किया? बोलिए, कोई No, डिवाइस sir. यूज किया? कोई? नो कोई? सर। हाँ, वेरी No, गुड। sir. कोई केमिकल यूज किया हमने? No, sir. नहीं नो यूज किया। सर। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या हम फिजिकल बैरियर यूज करते हैं, या कोई ऐसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या हम कुछ ऐसा केमिकल यूज करते हैं? तो आंसर है आपका नो। ठीक है, कुछ यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं बैरियर मेथड। एक्चुअल में कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं उनका रोल क्या है? टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फीमेल और मेल गैमेट्स को आपस में उनकी मीटिंग को रोकना ही इसका मकसद है, किसका? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। अब वो नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल में 3 तरीके का मैंने बताया। पहला हम क्या करें? पहला कौन सा था? सेफ पीरियड। सेफ पीरियड। दूसरा बेटा कौन सा था? विड्रॉयल। विड्रॉ मेथड। एंड थर्ड वन इज लैक्टेशनल एमनोरिया। चलिए, वेरी गुड, सभी को याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखते हैं, बैरियर मेथड की बात करते हैं। बैरियर मेथड का मतलब समझ रहे हो ना आप? कोई बैरियर एक लगा हुआ है। बैरियर मेथड का मतलब ही है भाई, ये स्पर्म है इधर और ये इधर क्या है? ओवम। तो इनके आपस में मिलन को रोका जाएगा, इनके समागम को रोका जाएगा, इनकी जो है आपस में फर्टिलाइजेशन ना कर पाए, इसके लिए क्या करेंगे? हम कोई बैरियर मेथड यूज करेंगे, यानी कि टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, इसमें हम यूज करते हैं कुछ बाहर से डिवाइसेस या आउटपुट कुछ यूज करते हैं, इसीलिए ये बेटा बैरियर मेथड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं बैरियर मेथड को। बहुत सिंपल है। तो यहां पर आप बोलोगे ये जो बैरियर मेथड्स हैं, इनमें एक पॉइंट मैं और लिखूंगा आप लोगों के सामने। इसमें आप बोलोगे ये कैसे हैं? सेल्फ इंसर्टेड। कैसे हैं? सेल्फ इंसर्टेड। कैसे हैं? सेल्फ इंसर्टेड बाय यूजर्स। तो यूजर खुद ही इसको यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ऐसे इसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, आप बोल सकते हो कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको सेल्फ इंसर्टेड है, मतलब आप खुद ही यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर के पास जाना है, कोई नर्स के पास में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, खुद ही यूज कर सकते हो। तो इनको हम बोलते हैं दे आर द सेल्फ इंसर्टेड बाय यूजर। सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब देखिए, अब ये करते क्या है, इनका काम क्या है? तो एक लाइन में लिख लेंगे इनका रोल क्या है। टू प्रिवेंट द deposition of sperms in vagina। ठीक है, तो वेजाइना में इनका डिपोजिशन नहीं हो पाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो मेन पार्ट है वहां पर वो पहुंच ही नहीं पाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के। तो वो पर्टिकुलर जो हम चीजें यूज करेंगे उसी में वो जाकर स्पर्म वगैरह। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है आपका, तो समझते हैं इस बात को हम लोग। चलिए देखिए, तो पहला आप देखोगे इसमें यूज करते हैं वो क्या है, तो ए हम लिख लेंगे कॉन्डोम, सब आप लोग पढ़ चुके हो, जानते हो। बी हम लोग इसमें लिख लेंगे कौन सा होगा, फीमेल कॉन्डोम।
अभी ये भी प्रचलन में है और इनको बोलते हैं फेमिडोम्स। फेमिडोम्स, ठीक। और तीसरा बेटा जो है उसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। और फिर आप लोग बोलोगे डायाफ्राम के बाद में क्या होता है, सर्वाइकल कैप। और फिर आप बोलोगे सर्वाइकल कैप के बाद में बेटा क्या होता है, तो आप बोलोगे वॉल्ट, ठीक है, वॉल्ट कैप। इतनी चीजें यूज करते हैं। तो ये तो मेल के केस में मेल कंडोम हो गया, फीमेल कंडोम को फेमिडोम बोल देते हैं। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, ये सब जो होते हैं ये सब फीमेल के थ्रू यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये सब फीमेल यूज करती है। कंडोम जो है वो मेल कंडोम भी होता है, ठीक है, तो मेल भी यूज करता है। तो इतने सारे जो है आप बोल सकते हो चीजें हैं यूज करने के लिए, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एज अ बैरियर मेथड यूज करते हैं, उनको रोक सकते हैं, ठीक है। सबको पता है कैसे क्या करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है, बैरियर मेथड वाला। अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद में आता है केमिकल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। डाटा खत्म हो गया मेरा। एक मिनट बेटा, कितना टाइम हो गया? चलो हाँ, थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, क्लियर है इतना सब? यस सर। वाइज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे थर्ड जो हमारा है वो कौन सा है, ये है केमिकल मेथड। कौन सा बेटा? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में समझिए क्या होता है, देखते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ केमिकल। किसको यूज करेंगे? केमिकल को यूज करेंगे। तो केमिकल्स क्या है, ठीक है, तो केमिकल्स में स्पेशली इनकी जो है कैपेबिलिटी क्या होती है, इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे दे कंटेन, ये क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन, क्या बोलोगे आप, स्पर्मसाइडल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पर्मसिडल केमिकल्स। इसका मतलब बेटा क्या होता है, कौन बताएगा? सर आपकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई। ये सर मुझे भी शो नहीं हो रही। यस सर, नहीं हो रही। कोई बात नहीं, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, अभी मैं आता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ 1 घंटा हो गया ना, 5 मिनट का ब्रेक है सिर्फ, ठीक है। आप लोग पानी वानी पियो, मैं आ गया बस, ठीक है। ओके सर। हाँ 5 मिनट का है ब्रेक बस। सर पिछले वाली स्लाइड बार 2 नाम से भी, ठीक है, किस नाम से जो है, परसेप्टिन एंड वोल्पार, तो 2 नाम से वो जेलीज जो होती हैं वो बिकती हैं। क्रीम किस नाम से बिकती है, डेल्फिन नाम से। जेलीज किस नाम से, परसेप्टिन या वोल्पार के नाम से। अब दूसरा देखिए, इसके बाद में कुछ फोम टेबलेट्स भी आती हैं। क्या आती हैं? फोम टेबलेट्स आती हैं। और ये फोम टेबलेट्स जो बेटा होती हैं, इनमें आप देखोगे तो ये होती हैं एरोसॉल फोम, क्या बोलेंगे इसको, एरोसॉल फोम, या बोलोगे दूसरा क्लोरिमिन, ठीक है, या क्लोरिमिन टी, या आप बोलोगे इसको कॉर्न टैब, इनके नाम से बिकती है मार्केट में फोम टेप जो आती है, ठीक है, इस नाम से फोम टैब बिकती है। और इन सारे को हम क्या करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वहां पर क्या करते हैं, उसको लगा लेते हैं उसकी लाइनिंग, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर लगाने के बाद क्या होता है, अगर कोई मीटिंग करता है तो वहां पर क्या होगा, स्पर्म जो भी आएंगे, क्योंकि इनके सबके पास क्या होती है, स्पर्मसेडल एक्टिविटी होती है, तो वो सारे वहीं पे खत्म कर दिए जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वेजाइना से लेके जो सर्विकल वाला पार्ट है वहां तक जाके खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब पहुंच नहीं पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है बेटा सभी को इतनी बात? बोलो क्लियर है?
Yes, sir. अब Sir, इन फीमेल हाँ, के लिए यूज होगा, क्या बेटा? फीमेल के लिए यूज होगा ये। हाँ, ये सारे फीमेल के लिए सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव सारे मेथड। हाँ बोलो। सर ये सारे फीमेल्स के लिए यूज हाँ क्यों हाँ, हो रहे सारे हैं? फीमेल्स के लिए यूज है। मैंने लिखा ना यहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की लाइनिंग में यूज करते हैं, वेजाइनल वगैरह या जो आपके सर्विकल रीजन। ओके सर। तो यहाँ पर फीमेल में ये यूज होंगे। और दूसरी बात बेटा क्या है यहाँ पर, अब बात आती है कि भाई स्पर्मिसिडल जो एक्टिविटी है, जो स्पर्म किलिंग की, ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं इनके पास में, क्रीम में, जेलीज में, फोम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई बताओ मुझे कौन सा जो है इसमें केमिकल है। तो आप क्या बोलोगे, कौन से केमिकल्स होते हैं? तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से केमिकल होते हैं। तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन and एस्ट्रोजन। लैक्टिक एसिड, दिख नहीं रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ, लैक्टिक एसिड क्या क्या होता है इनमें वो मैं बता रहा हूं, इनका कंपोजिशन। लैक्टिक एसिड, या आप बोलोगे सिट्रिक एसिड, या बेटा आप बोलोगे सिट्रिक एसिड के अलावा और क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे जिंक, या आप बोलोगे सल्फर, या आप बोलोगे पोटेशियम परमैंगनेट, केमेनोफोर बोलते हैं ना उसको। Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिख लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, केमेनोफोर। तो ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती है, और ये बेटा स्पर्मसिडल एक्टिविटी होती है इनके पास में, और ये स्पर्म्स को किल कर देती हैं, स्पर्म्स को मार देती हैं। क्लियर है सभी को इतनी बात? एक बार देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। सर ये आपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक के नीचे क्या लिखा है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक के नीचे मैंने लिखा है लाइनिंग, लाइनिंग में पेस्ट करते हैं ना, वहां पर लगाते हैं। ओके सर। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. आगे No, बढ़े? सर। Sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, उसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन सा है? तो आप बोलोगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और हमेशा पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन बनता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, तो यहां से क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो आप बोलोगे नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या इन्हीं को बेटा दूसरा नाम हम क्या देते हैं? IUDs, या बेटा इन्हीं को दूसरा नाम हम क्या देते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUCDs। किसी भी नाम से दें, बात एक ही है। ठीक है, बोलो। नहीं, कंडोम बिल्कुल रीयूजेबल नहीं है बेटा। ठीक है, चलो। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, IUDs या IUCDs, ठीक है, ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। अब इनका देखिए ये बने किसके होते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे, साथ में लिख रहा हूं मैं सभी के लिए, अब एक एक एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बोलेंगे फॉर्म बाई, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं ये फॉर्म किस लिए होंगी, किस से बनी हुई होंगी? फॉर्म्ड बाई, आप बोलोगे प्लास्टिक्स, फिर आप बोलोगे मेटल, फिर आप बोलोगे मेटल के अलावा और क्या होता है? तो आप बोलोगे जो है, या आप बोलोगे यहां पर क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, मेटल वगैरह का, प्लास्टिक्स वगैरह का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, और इनको इंसर्ट किया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि ऐसे कौन सा मेथड था जिसमें खुद ही से हम लोग से, मतलब यूजर खुद उसको यूज कर सकता था, सेल्फ यूजेबल कौन सा? हाँ, तो वो याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं वो सेल्फ यूजेबल हैं? बिल्कुल नहीं है। ये जो होंगी, इनको इंसर्ट करने के लिए आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा?
इनको इंसर्ट करने के लिए कोई जो है डॉक्टर या नर्स चाहिए होता है जिसका प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंसर्टेड जो है यूट्रस में इंसर्ट किए जाएंगे किसी जो है प्रैक्टिशनर के थ्रू। तो इंसर्टेड इन यूटेरस, कहाँ, यूटेरस में, बाय नर्स, या बोलोगे डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर इसलिए बाद में लिख रहा हूँ, डॉक्टर ये सब काम बहुत कम करते हैं, ठीक है, नर्स ही करते हैं सर। तो इंसर्टेड इन यूट्रस बाय नर्स या डॉक्टर, ठीक है। तो उनके थ्रू ये क्या किया जाएगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को इंसर्ट कर दिया जाएगा, किसमें, फीमेल के यूटेरस में, ठीक है। अब समझते हैं इसकी बात। तो इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी के साथ में। तो आप बोलोगे लिप्पी लूप्स, इस नाम से आता है, लूप्स के नाम से। फिर आप बोलोगे स्पाइरल, क्वाइल्ड टाइप की आती हैं। स्पाइरल के आप अलावा बोलोगे कुछ रिंग जैसी आती हैं, रिंग शेप में आती हैं। कुछ आप बोलोगे बोस के शेप में आती हैं, या आप बोलोगे शील्ड की शेप में आती हैं, ठीक है। तो ये इतने तरीके के होते हैं, ये स्पाइरल हो सकते हैं, लूप्स हो सकते हैं, रिंग के फॉर्म में हो सकते हैं, बोस के फॉर्म में हो सकते हैं, शील्ड के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब आयोडीज जो होती हैं उनका काम क्या होता है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इतना क्लियर है सभी को? ये हटा दो आप, ये सब जरूरत नहीं, ये बस इतना याद रखो, लूप, स्पाइरल, रिंग, और फिर आप बोलोगे कौन सी होंगी आपकी, शील्ड, ठीक है। चलो अब बताओ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सभी ने, आगे बढ़े सर। सर चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब बेटा इनका क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं, वो बात इंपॉर्टेंट है। अब उसकी बात करेंगे कि भाई कैसे ये काम करते हैं। तो देखिए कैसे काम करते हैं। पहला जो इनका रोल है, काम करने का तरीका जो है वो कैसा है, तो आप बोलोगे इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ जो है स्पर्म। दूसरा आप देखोगे और क्या करते हैं ये, तो आप बोलोगे क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी। ये वाला दिखा तो मेरा मतलब लीव हो गया था। अरे बेटा ये देखो, ठीक है, देखो जल्दी से लिखो, वो स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर, सर थैंक यू। सर बोस को क्यों काटा आपने? कुछ नहीं, छोड़ो, वो सब नहीं जानना है आपको, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, जरूरत नहीं, वो पूछता नहीं, एनसीईआरटी का नहीं। लूप, स्पाइरल, रिंग, शील्ड, ये याद रखो, ठीक है, इसीलिए कट कर दिया। चलो, तो हम बोले कि कैसे काम करते हो, इंपेयरमेंट ऑफ स्पर्म करेगा, क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी बहुत तेजी से करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये भी देखने को मिलेगा, जो ये आपके केमिकल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर आप बोलोगे अब जैसे क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी हो गया, इस बात को समझिए, क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी हो गया तो स्पर्म जो होगा रीच अर्लियर पहुंच गया स्पर्म की नहीं पहुंच गया, पहले पहुंच गया स्पर्म, है कि नहीं। क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी हुआ, स्पर्म रीच अर्लियर, पहले पहुंच गया। और पहले पहुंचने के बाद में क्या होगा, यहां पर बोलोगे यूटेरस जो होगा उस समय, एट दैट टाइम, आप क्या बोलोगे, एट दैट टाइम यूटेरस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो यूटेरस तो उस समय इम्प्लांटेशन के लिए क्या है, अनस्टेबल है, काम कर ही नहीं रहा है, हिस्टोलॉजिकली वो मेंटेन ही नहीं है। लेकिन ये क्या किया, ये जो है क्विक मूवमेंट करवा दिया, ट्यूबुलर जो है मोर्टेलिटी को बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा, जो वहां पर ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब ट्यूब्यूल का मतलब वही है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह हुई, या ये यूट्रस की जो लाइनिंग हुई, सर्विकल जो कैनाल हुई, उनमें सबकी बात कर रहा है। तो उसके मोबिलिटी को बढ़ा दिया, उसके टिश्यू की मोबिलिटी बढ़ा दिया, तो स्पर्म, हाँ बोलो बेटा। सर इम्पेयरमेंट का मीनिंग क्या है? इम्पेयरमेंट का मतलब सही से ना होना, स्पर्म को खराब कर देना, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को खराब कर देना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यूट्रस जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा फॉर द इम्प्लांटेशन। तो दूसरा देखिए, अब बात करिए इसके बाद में। तो यहाँ पर अब ये इस तरीके से क्या करता है, यूट्रस को मतलब जो है इम्प्लांट करने नहीं देता। तो कुल मिला के आप देखोगे यूट्रस जो होता है अनस्टेबल हो जाता है फॉर द इम्प्लांटेशन, स्टेबल नहीं है वो। जब अनस्टेबल है वहां पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है,
अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाएगा तो इस जो आपका जाइगोट होगा वो इम्प्लांट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ही नहीं कर पाएगा। अब इनमें क्या क्या है उसकी बात करते हैं। आयोडीज में ये तो काम का तरीका मैंने बता दिया कैसे करता है। आयोडीज में आप बेटा पहला देखोगे तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट। दूसरा बेटा आयोडी आप देखते हो उसका टाइप क्या होता है तो आप बोलते हो कॉपर रिलीजिंग। कैसा है? कॉपर रिलीजिंग। और तीसरा बच्चों आप देखोगे कॉपर रिलीजिंग के बाद में तो आप बोलोगे हार्मोनल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, चाहे आप इनर्ट की बात करिए, चाहे कॉपर रिलीजिंग की बात करिए, चाहे आप हार्मोनल की बात करिए। इज इट क्लियर? चलो अब हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले इनर्ट की बात करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। इनर्ट में देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चंस मिलेंगे यहां पर। एग्जाम्पल है इनर्ट का लिप्पी लूप, पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम्स में, तो आप बोलोगे लिप्पीज लूप। ये बहुत पुराना मेथड है आयोडीज को यूज करने वाला, मतलब बहुत पुरानी तरीके की आयोडीज। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो ये बेटा जो होती हैं लिप्पी लूप, इनको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन क्या होती हैं? पॉलीइथाइलिन इम्प्रेग्नेटेड, मतलब उससे बनी हुई, पॉलीइथाइलिन से बनी हुई, विद बेरियम सल्फेट। तो ये बेटा क्या है? पॉलीइथाइलिन, और उसके साथ में क्या है? इम्प्रेग्नेटेड क्या है उसके साथ में लगा हुआ क्या है? तो आप बोलोगे बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट भी है और क्या है आपकी? पॉलीइथाइलिन। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लिप्पी लूप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लूप शेप की हैं, ऐसे ये लूप शेप की हैं। ठीक है, ऐसे, तो इसीलिए इनको हम लिप्पी लूप बोल रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीइथाइलिन इम्प्रेग्नेटेड विद द बेरियम सल्फेट। ठीक है, और दूसरा आप देखोगे ये और किसकी बनी होती है? एक तो ऐसी हो जाएंगी लिप्पी लूप, दूसरी जो होंगी बेटा उनको आप बोल सकते हो वो कैसी होती है, तो आप बोलोगे वो स्टेनलेस स्टील की भी बनी होती है। हालांकि ये बहुत पुराना मेथड है, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया था 1950 के टाइम पे, बहुत पहले की बात। अभी तो ये सब चलन में भी नहीं है। ठीक है, यूज भी नहीं करते डॉक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि पॉलीइथिलीन इम्प्रेग्नेटेड विद द बेरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई लिप्पीज लूप प्रेजेंट होती हैं, है ना? तो ये इनर टाइप के आयोडीज हो जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम रिलीजिंग, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, समझते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बेटा। डन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ वी स्टार्टेड कॉपर रिलीजिंग, बी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे समझना इसको। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, इनकी बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है हमको कि ये क्या रिलीज करेंगी? कॉपर को रिलीज करेंगी। नाम से नहीं लग रहा कि आपको कॉपर जैसा कुछ रिलीज करेंगे, है कि नहीं? तो कॉपर को रिलीज करने वाली आयोडीज जो है उनको हमने क्या बोल दिया? सिंपली कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ठीक है, अब देखिए, तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती हैं ये बेटा यूट्रस में, जैसे ये यूट्रस है, समझिए इस बात को थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं समझा देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। एक मिनट। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये ओवरी हो गया। ठीक है, यहाँ से ये आपका ओवम आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए आप, यहाँ पर जब आप आओगे तो कुछ ये इस तरीके का बना हुआ होता है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग हो गया, ऐसे इस तरीके से रहता है। अब यहाँ पर करते क्या है, इस वाली जगह पे यहाँ पे इंसर्ट करा के ऐसा ये टी शेप में एक रहता है आपका, ऐसे इस तरीके से, कॉपर टी, इसीलिए टी बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है बेटा? कॉपर आयन होते हैं, ऐसे इसको,
हैंग करा देते हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये कॉपर टी, कुछ इस तरीके से समझिए, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी। अब देखिए, तो यहां पर क्या था, ये ऐसे लगा दिया। अब ये डेली कॉपर टी जो होगी बेटा, ये क्या करेगी, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे डेली, हर एक दिन डेली डिफ्यूजन होगा, और डेली करीब करीब कितना, 50 माइक्रोग्राम पर डे, ये क्या होगा, यहां से डिफ्यूज होगा क्या, आयोनाइज फॉर्म में, क्या बोलोगे आप, आयोनाइज्ड फॉर्म में, क्या, कॉपर, ठीक है, क्या, डेली मैंने बोला 50 यूजी पर डे आयोनाइज्ड फॉर्म में कॉपर क्या होगा, रिलीज किया जाए। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ ऐसे इसको लगा दिया जाता है, डॉक्टर्स लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेगा, आप बोलोगे इट लीड्स टू, क्या होता है इसमें, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, और वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर। हाँ भाई, साइटोकाइंस क्या होते हैं, बता दो कोई लोग, किसी को पता है, साइटोकाइन को जो बताएगा उसको एक चॉकलेट मेरी तरफ से। व्हाट आर द साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या होते हैं, कौन बताएगा, एनीबॉडी? सर फाइगोसिटिक नेचर बनाते हैं। वेरी गुड, और बताओ कुछ होते क्या हैं, मैंने नेचर तो नहीं पूछा उसका। अगर आपसे कोई पूछे सिंपली साइटोकाइंस क्या होते हैं, अच्छा ये बताओ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा आप लोगों ने? नो सर। अभी नहीं पढ़ा, अच्छा तब नहीं पता होगा, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। साइटोकाइंस क्या होती है बेटा, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, जब वो कोई इन्फेक्टेड होता है, कोई सेल इन्फेक्टेड होता है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स को रिलीज करती हैं। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इंटरफेरॉन, नाम सुना है इंटरफेरॉन? नो सर। सर। किसने सुना है? यस सर, सुना है। हाँ, अनु ने सुना है। अनु, पायल कौन है? सर पायल। हाँ पायल, बताओ बेटा, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? सर जब कोई सेल को मतलब इन्फेक्टेड हो जाता है या तो वायरस से, तो वो अपने मतलब साथ वाले सेल को इन्फॉर्म कर देता है कि मतलब वो उससे एंटीबॉडीज बना ले उस वायरल के। बिल्कुल सही, बिल्कुल वो इंटरफेरॉन। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर जब भी कोई सेल वायरल इन्फेक्टेड होती है, तो वो क्या करते हैं, बहुत तरीके के इंटरल्यूकिन्स निकालते हैं, उनको साइटोकिन्स बोलते हैं, वो एक क्लास है, ठीक है, केमिकल्स का। तो इंटरफेरॉन भी उसी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर इंटरफेरॉन नहीं होता, यहाँ पर दूसरे साइटोकिन्स होते हैं। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये रहता है आप लोगों को पता, इसलिए मैंने बोला। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये काट दो आप, मैं केवल समझाने के लिए बात कर रहा। तो ये लीड्स टू रिलीज ऑफ साइटोकिन्स टॉक्सिक इन नेचर। कैसे नेचर में होंगे, टॉक्सिक नेचर में होंगे। और ये बेटा साइटोकिन्स क्या करेंगे, अब ये जैसे यहाँ पर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे, किसको, सप्रेस द किसको सप्रेस करेंगे, सप्रेस द मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी। हाँ, तो मोर्टेलिटी किसकी, स्पर्म की। स्पर्म की। तो ये क्या करेंगे, तुरंत स्पर्म की मोर्टेलिटी को क्या करेंगे बेटा, सप्रेस कर देंगे। और जब सप्रेस कर देंगे तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, बात खत्म। अब वहां पर जब मरने लगेंगे तो वहां पर फाइगोसिटिक सेल आएंगे, इनको जो है खाने लगेंगी। तो आप बोलोगे कॉपर क्या करता है, टू मेक द यूटरस होस्टाइल फॉर द, किसके लिए, स्पर्म, मतलब स्पर्म को पकड़ने के लिए, फाइगोसाइटोस करने के लिए क्या करता है, होस्टाइल नेचर बना देता है उस यूटरस का। अब वहां पर स्पर्म बच के आगे नहीं जा पाएंगे। अब जब यहीं पे स्पर्म खत्म कर दिए जाएंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जब बढ़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, यहीं पे खत्म। तो इस ओवम तो यहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर होना है, अब कुछ दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैंने क्या बोला, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉपर टी को डॉक्टर या नर्स के थ्रू इंसर्ट करा दिया जाता है यूट्रस में। टी शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम कॉपर टी पड़ा। इसमें करते क्या है हम, एक जो है स्ट्रक्चर होता है टी शेप का, उसी में क्या होता है, कॉपर आयंस
साथ में होते हैं और वो डेली डिफ्यूज होते रहते हैं, और डिफ्यूज होने के बाद आप देखोगे 50 माइक्रोग्राम पर डे वो आयोनाइज फॉर्म में जो है आपका कॉपर आयंस को रिलीज करते रहते हैं। कॉपर आयन रिलीज होने के बाद में क्या करेंगे, साइटोकिन्स रिलीज होने लगते हैं आसपास की सेल से। वो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक नेचर में होते हैं, और वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा काम और क्या करते हैं, तो एक तो ये स्पर्म की मोटेलिटी को खत्म कर दिया। अगर इसके बाद में और क्या करते हैं, उनकी जो एबिलिटी है, स्पर्म की जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, उसको भी वो क्या करते हैं बेटा, तो आप बोलोगे खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या किया उन्होंने, स्पर्म की एबिलिटी को खत्म किया, और किसको खत्म किया, तो आप बोलोगे मोटेलिटी को खत्म किया। एबिलिटी स्पर्म की क्या, फर्टिलाइजेशन करने की। हाँ बोलो सर हाँ, बोलो बेटा। डिफ्यूजन किसका हो रहा है? डिफ्यूजन कॉपर आयंस का होगा, कॉपर आयन इसमें से डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन ऑफ कॉपर आयंस। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो एबिलिटी ऑफ स्पर्म पूरा चाहो लिख लो यहाँ पर, टू फर्टिलाइज ओवम, ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉस्ट कर जाएगा, खत्म कर देगा। ठीक है, लॉस्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतनी बात भाई क्लियर है सभी को? बताओ पहले, नहीं क्लियर है तो फिर से यस समझो। सर। यस सर। क्लियर है बेटा सभी को एकदम? सर एक बार साइटोकाइन्स समझा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, चलो समझते हैं फिर से, कोई बात नहीं। हमने बोला कॉपर टी लगाया, कॉपर आयन निकलेंगे, कॉपर आयन बाहर निकलेंगे, तो ये एज ए एंटीजन सब्सटेंस यूज किए जाएंगे आसपास की सेल में। उनको थोड़े पता है, वो तो समझ जाएंगे कि भाई कोई एंटीजन आया है, हमको हार्म करेगा ये। तो आसपास की सेल क्या करेंगी, तुरंत वहां पर निकालने लगेंगी साइटोकिन्स। और साइटोकिन्स क्या है, दीज आर द टॉक्सिक केमिकल्स विच आर रिलीजेस फ्रॉम द सेल्स। तो सेल से साइटोकिन्स निकाले जाएंगे। साइटोकिन्स जैसे निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर देंगे, और एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम वो लॉस्ट हो जाएगी। दूसरा आप बोलोगे यहां पर जो नेचर ऑफ यूटरस होगा वो कैसा हो जाएगा, होस्टाइल हो जाएगा स्पर्म के लिए। होस्टाइल मतलब ना एक तरीके का वो अपहरण क्या बोलते हैं, जो भी है। ठीक है, तो होस्टाइल नेचर एक बना लेंगे, तो उससे आगे स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, वहीं पे स्पर्म को मार दिया जाएगा। तो ये हम यूज करते हैं कॉपर टी। बोलो बेटा, समझ में आया सभी को? यस सर, अब क्लियर। यस सर। चलो अब क्वेश्चन यहां से तो आता ही है आपका, और दूसरा देखिए क्वेश्चन और क्या आता है, इनके एग्जाम्पल से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल देखिए क्या क्या इसके। तो आप बोलोगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कितने लिख दूं मैं, कॉपर टी 380A, ठीक है, फिर आप बोलोगे कॉपर टी 200, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कॉपर टी, एक आपसे जो पूछा जाता है उसको मैं सबसे पहले बताता हूँ। कॉपर टी आप बोलोगे 250, कौन सा है बेटा, कॉपर टी 250। और ये कॉपर टी 250 जो है, इसका दूसरा नाम है मल्टी लोडेड, इस नाम से पूछा जाता है। क्या नाम है, मल्टी लोडेड। क्या है, मल्टी लोडेड कॉपर टी 250, ये बेटा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यूज किया जाता है यूजुअली। ठीक है, उसके अलावा कॉपर टी आप बोलोगे 375, फिर आप बोलोगे कॉपर टी 380, ठीक है, बहुत सारे हैं। फिर कॉपर टी आपका 7, ठीक है, ये इतने। नंबरिंग का क्या रीजन है? क्या बेटा, ये डिफरेंट नंबर्स है, इनका क्या रीजन है? नंबर बेटा ये डाल दिए गए हैं, उनका जो है हो सकता है टाइम ड्यूरेशन को दिखा रहे होंगे। टाइम ड्यूरेशन को तो नहीं दिखाते, ऐसे डिनोट कर रहे होंगे किसी क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए, टाइप के लिए, इसलिए। सर इनमें जितना कॉपर होता है उसके अमाउंट पे ए क्या है? क्या ए कहाँ पे, ये नाम है बेटा और कुछ नहीं है इसमें। 380A ये नाम है उसका, जो बनाया होगा वो अपने पहचानने के लिए कुछ ऐसे करके नाम रख दिया होगा उसका। ठीक है, ओके सर। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें जो नंबर्स है ना, इनमें जितना अमाउंट ऑफ कॉपर होता है उसके मतलब उसके लिए रखा जाता है। क्या ये नंबरिंग? यस सर। तो 380 क्या, 380 ग्राम माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम।
पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मुझे इतना मैं श्योर नहीं हूँ बेटा, हो सकता है मेरा, ठीक है, आप देख लेना। Okay. ये सब नहीं पूछेगा आपसे, आप टेंशन मत लो, आपसे केवल ये पूछने वाला है मल्टी लोडेड कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी भी नहीं लिख के देगा, मल्टी लोडेड लिख के देगा, बता पूछेगा कि कॉपर टी है कि पिल्स हैं कि क्या है, ऐसे पूछ लेगा आपसे, ठीक सर है। एनसीईआरटी में तो मल्टी लोड 375 भी है। 375 है, हाँ तो ये भी है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, मल्टी लोडेड ही पूछता है, ठीक है। 2 ही एग्जांपल दिए ना एनसीईआरटी में, एक दिया है, 3 दिए कौन कौन से दिए हैं? सर, 3 कौन कॉपर से? टी 7, वो हाँ। कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। हाँ तो ठीक है बेटा, वो याद रखिएगा आप, ठीक है, इनका सर काम क्या होता है? हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज हाँ। भी होती है ना? हाँ बेटा वहीं पे आ रहे हैं, अब एक एक करके आएंगे ना, ये क्लियर हो गया सभी को, बोलो यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब तीसरा जो हमारा आता है सी, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे हार्मोन रिलीजिंग। कौन सा है बच्चों? हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में आप बोलोगे ये क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करेंगी कि नहीं रिलीज करेंगी, बोलिए। यस सर। हार्मोन को रिलीज करेंगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज होती हैं, ये क्या करती हैं, दे रिलीजेस, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, दे रिलीजेस, क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन्स। क्या रिलीज करेंगे बच्चों, हार्मोन्स, ठीक है। और हार्मोन्स आपके कौन से होते हैं, तो स्पेशली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो एक तरीके के, अभी आते हैं उस पे। तो वो क्या करते हैं, दे रिलीजेस हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स करते क्या हैं, तो आप लिखोगे सप्रेस, क्या करेंगे, सप्रेस एंडोमेट्रियम, सप्रेस एंडोमेट्रियम, सप्रेस एंडोमेट्रियम चेंजेस, चेंजेस and change in cervical change in cervical mucus। तो ये क्या करते हैं, सर्विकल म्यूकस की लाइनिंग को और एंडोमेट्रियम के चेंजेस को, ठीक है, उनको क्या करते हैं बेटा, सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये कर देंगे तो ये क्या करते हैं, यहां पर आप बोलोगे दे कॉजेज, क्या करेंगे, कॉजेज एन ओवुलेशन, ध्यान रखिएगा, एन ओवुलेशन बोल रहा हूं। एन ओवुलेशन का मतलब बेटा क्या है, एन ओवुलेशन का मतलब क्या है बच्चों, बोलिए। तो सेकेंडरी साइड रिलीज नहीं होता। हाँ वेरी गुड। तो ये क्या कर दिया है, इनहिबिट कर दिया है किसको, ओवुलेशन को। तो इस नाम से ही पूछता है आपसे कि हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम चेंजेस कराएंगे, सर्विकल म्यूकस की लाइनिंग को चेंज करवाएंगे। फिर आप बोलोगे क्या और क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जो है आपका क्या करवाते हैं, एन ओवुलेशन कराते हैं। मतलब क्या हुआ, ओवुलेशन को इनहिबिट करा देते हैं, ओवुलेशन को रोक देते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होता है, और क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी, इसको भी लिख लो आप, इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी। तो लूटियल जो एक्टिविटी है उसको भी ये क्या कर देते हैं बच्चों, इनसफिशिएंट कर देते हैं। मतलब लूटियल एक्टिविटी का समझ रहे हो मतलब कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। सर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता। हाँ कार्पस लूटियम बनेगा, लेकिन वो इनसफिशिएंट है, मतलब काम करने लायक नहीं बचता है, क्योंकि उसके लिए उसकी एक्टिविटी को लिए क्या चाहिए, एलएच चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज होगी शायद इसलिए। हाँ और एलएच चाहिए। एलएच क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या है, प्रोजेस्टेरोन है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ज्यादा है, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, तो हमें पता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू होगी कि नहीं चालू होगी। यस सर। तो उतने अमाउंट में एलएच भी नहीं बनेगा, एफएसएच भी नहीं बनेगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं बात? यस सर।
यस हाँ, सर। तो ये कहानी है। तो इंसफिशिएंट लुटियल एक्टिविटी को भी ये शो करेंगे। तो इस तरीके से आपके आईओडीज भी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा क्या होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप लिख लो यहाँ पर LNG20। यही पूछेगा आपसे जब भी पूछेगा, LNG20। LNG का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बिना देखे हुए एक चॉकलेट मिलेगा। याद है किसी को? चलो, पूछता है एग्जाम में, लिख लो आप लोग, लीवो नॉर गैस्ट्रल। लीवोनॉर गैस्ट्रल, ठीक है, या लीवोनॉर गैस्ट्रल के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है, और LNG20 नाम से भी जाना जाता है, या प्रोजेस्टासर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम लिख लो एक और इसका, ये मतलब एग्जाम्पल एक और है, ये LNG हो गया, इसके अलावा एक और होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, बोलो। ये समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। सर क्लियर है बस सभी एक को? चीज समझ नहीं आई। बताओ बेटा। सर वो पहली वाली स्लाइड का है। अच्छा, इसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर, इसमें नहीं है। चलो ठीक है, पीछे चलते हैं। ये वाला बताओ। नहीं सर, इससे भी पीछे अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ये वाला। वो वाला है क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी वाला सर। अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। ये वाला ना? ये वाला नहीं आया। हाँ, ये वाला ना, क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, समझो, देखो इधर ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म एंट्री मारा, ठीक है। अब ये लाइनिंग जो है, ये बहुत तेजी से, ट्यूबल लाइनिंग बहुत तेजी से ये क्या करने लगा, मोर्टेलिटी इसकी ज्यादा हो गई, क्विक हो गई। तो क्विक होने की वजह से क्या होगा, स्पर्म बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर कि नहीं पहुंच जाएंगे, और ओवम तो अभी आए नहीं यहाँ से, ओवरी से, तो ये स्पर्म का एक लाइफ स्पैन होगा, उसके बाद तो खराब हो जाएगा ना, तो मतलब 2 दिन के बाद लगभग, तो फर्टिलाइज क्या करेगा? आ गया समझ में? सर एक बार कॉपर टी वाला सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए। प्रॉपर्टी वाला, अच्छा ठीक है, ये वाला, हाँ सर इससे नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो वेलकम बेटा। हो गया सभी का? सो हाँ बोलो। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अक्का करेगी या नहीं करेगी? किसमें किसमें? इस वाले में? इस वाले में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, देखो, एन ओवुलेशन का मतलब ओवम जो है वो नहीं बना, वो मतलब नहीं निकल पा रहा है एग्जैक्ट टाइम पे, लेकिन सर लेकिन मेंसेस तो एंडोमेट्रियम में तो इसमें सप्रेस हो रही है ना, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, तो सप्रेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम तो होगी, एंडोमेट्रियम तो आएगी, ठीक है, और एंडोमेट्रियम ब्रेक भी करेगा, वो मेन तो साइकिल चलेगा, लेकिन उतना ज्यादा जो है ऐसा थोड़ा ही करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही बंद कर देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्लॉक नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हार्मोनल एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, वो जो है सप्रेस करवाने की कोशिश करते हैं। क्यों सप्रेस करवाते हैं? क्योंकि भाई जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, जिससे क्या होगा, एफएसएच और एलएच का लेवल थोड़ा कम होगा, और एफएसएच एलएच का लेवल कम होगा तो जीएनआरएच आपका जो है वो भी कम हो जाएगा, मतलब एफएसएच एलएच कम है, इसका मतलब जीएनआरएच भी कम है, और ये कम है तो फॉलिकल तो बनेगी नहीं यहाँ पर। बात समझ में आ रही कि नहीं? बनती है उस समय के लिए नहीं बनती है, अब हमेशा थोड़ा ये रिलीज होता है, एक पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे रिलीज होता है, ठीक है। बोलो बेटा, समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका हार्मोनल और जो है आपका जो आपकी क्या है
जिनको हम अभी पढ़े कॉपर टी वगैरह, आयोडीज वगैरह, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सर। क्वेश्चन आते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ल्यूटियल एक्टिविटी बता दो। लूटियल एक्टिविटी का मतलब क्या है? कार्पस लूटियम का काम करना। तो उस जब सही अमाउंट में एलएच बन ही नहीं रहा है, तो ओवुलेशन के बाद में एलएच जब आएगा नहीं, तो कार्पस लूटियम को कंट्रोल कौन करेगा? प्रोजेस्टेरॉन वगैरह निकालने के लिए। और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग धीरे धीरे क्या होगा? टूटने लगेगी, वो मेंटेन ही नहीं रहेगी, है कि नहीं? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। क्लियर है? इतना आगे बढ़े अब हम लोग? यस सर। चलो वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और ओरल पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या बेटा आप क्या बोलोगे? ओरल पिल्स। ठीक है, ये मेथड भी है, 5वां H जो भी हो आप याद रखिएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसमें दो तरीके की हैं। कैसी पिल्स लेते हैं? एक तो ऐसी पिल्स हैं जो अकेली पिल्स, हाँ स्टेरॉइडल तो सुनिए, एक ऐसी पिल्स हैं जो अकेली हैं, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, एक हार्मोन है। ठीक है, और कुछ ऐसी हैं जिनके पास क्या है? मिक्सचर ऑफ हार्मोन है, कॉम्बिनेशन है, तो आप बोलोगे कंबाइंड। ठीक है, तो एक ऐसी है एलोन पिल्स हैं, दूसरी कैसी है? कंबाइंड पिल्स हैं। एलोन में देखिए, यहाँ पर एलोन में जो यूज होगा वो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा इन पिल्स के अंदर? तो आप बोलोगे प्रोजेस्टिन, ये यूज होता है प्रोजेस्टिन, या बेटा बोलोगे प्रोजेस्टिन के अलावा प्रोजेस्टोजेन। ठीक है, और प्रोजेस्टोजेन के अलावा आप बोलोगे और क्या होता है? तो यहां पर आप देखोगे प्रोजेस्टोजेन के अलावा सिंथेटिक क्या बोलोगे आप? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो 3 है यहाँ पर जो अकेले काम करते हैं, एलोन, इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं किसी दूसरे हार्मोन का। तो ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनके पास क्या है? प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इट इज द सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है। ठीक है, कैसा है? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। कंबाइंड में जब आप बोलोगे बेटा, तो कंबाइंड में आपको देखने को क्या मिलेगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन भी रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ और क्या रहेगा? तो आप बोलोगे ईस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन भी है, ईस्ट्रोजन भी, यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर केवल क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, या आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया सभी को? बोलिए। यस सर। चलिए अब देखते हैं हम आगे की बात। चलिए, तो यहां पर बच्चों अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो एलोन वाली पिल है। तो एक बारी पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लिए क्या? ले लो फटाफट ले लो, पानी पी लो। हो गया? चलें स्टार्ट करें? यस सर। चलिए तो देखते हैं बच्चों, इसके बाद में हम नेक्स्ट, हाँ एलोन पिल्स जो थी, जो अकेली पिल्स थी, उनकी बात करते हैं। यानी कि आप सीधा लिख लो यहाँ पर, जो आपकी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एलोन पिल या प्रोजेस्टेरॉन पिल में आप देखोगे जो हम यूज करते हैं, जैसे इसका डोज पूछता है, तो डोज क्या है? तो डोज देखोगे आप लोग यहाँ पर, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर ओरली, अगर आप बात करोगे ओरली, ये ओरली ली जाती हैं,
21 दिन तक लगातार, ठीक है, कितने दिन तक, 21 दिन तक लगातार, ठीक है। और फिर जब 25 डे के आसपास आएंगे, 25 डे के आसपास, तब इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन की गोलियां वगैरह चलती हैं। तो ये डोज रहता है। इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर गैप कितना हो गया इस वाली उसमें, तो आप बोलोगे 7 डेज का गैप रहता है। तो गैप कितना रहेगा, गैप जो है नियर अबाउट कितना रहता है, 7 डेज बिटवीन कब बोलोगे आप, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन का गैप रहता है, 7 डेज का, जब ये आपको प्रोजेस्टेरोन पिल नहीं खानी, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? सर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहीं खानी ना ये पिल? हाँ, जो मेंसेस होगा, मेंस्ट्रुएशन तो साइकिल होगा पूरा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सर एक ये बार फिर मतलब, से बता दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो पहली साइकिल चल रहा है, पहला एमसी चल रहा है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आपका देखोगे आप पहले वाले का, तो 1 से ये कितना हुआ आपका, 28 डेज तक हुआ, मान लो ऐसे, ठीक है, 28 डेज तक। तो यहाँ पर आप देखोगे जब आप आओगे 1 से 5 तक, तो यहाँ तो खानी नहीं है आपको, 5 मेंसेस के टाइम पे, ठीक है। और 5 से जब आप आओगे 25-26 दिन तक, क्या हो गया यहाँ पर 25 दिन तक या 26 दिन ऐसे मान लो, तो 28 डेज हो गए कि नहीं हो गए, ये इस दरमियान लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके सर। और फिर आगे क्या करना है, फिर ये आगे वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं, 5 दिन ये है कि नहीं, फिर आगे जाएगा 28। तो यही करना है हमको, क्या करना है कि 1 से 5 मेंसेस वाले में नहीं करना। एक्चुअल में होता क्या ना, इनमें आप देखोगे ना, एक ऐसे आता है जो है माला डी वगैरह के नाम से, तो उसमें क्या होती हैं, जो है 28 गोली होती है, ठीक है, 28 होती है। तो उसमें क्या होती है आपकी जो 7 गोलियां होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, ऐसे, तो 7 होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, वो आयरन की गोलियां होती हैं। तो मेंसेस के टाइम पे आयरन की कमी हो जाती है ना, तो उस समय वो गोलियां देते हैं, तो बीच में इसीलिए ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। बाकी जितनी जो है उसमें 21 रहेंगी, 21 गोलियां कैसी रहेंगी, वो प्रोजेस्टेरोन पिल्स हैं। ये पूरा पत्ता जो आता है ना, जो ये स्ट्रिप आता है, जो इसमें आप बोलोगे 21 जो होंगी वो प्रोजेस्टेरोन वाली हैं, और 7 जो है वो किसी हैं, आयरन की गोली। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर है एकदम सभी को? यस सर। चलिए अब हम देखते हैं ओरल पिल्स का वे क्या है, कैसे एक्ट करती हैं वो, ठीक है, उन वे को समझते हैं। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हुआ आप लोग, ठीक है। चलो अब वे हम देखते हैं। तो ओरल पिल्स ऐसे समझ लेते हैं, ओरल पिल्स एक्ट बाय 4 वेज, 4 तरीके से काम करती हैं। कैसे एक्ट करती हैं? 4 तरीके से, देखते हैं यहाँ पर। पहला कैसे काम करती हैं ये, तो ये क्या करती हैं, इनहिबिट द ओवुलेशन। क्या करेंगी, ओवुलेशन को इनहिबिट कर देंगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, पहला उनका तरीका क्या होगा, इनहिबिट द क्या, ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनहिबिट कर दिया। दूसरा तरीका देखिए बेटा क्या होता है। तो दूसरे तरीके में आप बोलोगे इनहिबिशन के बाद में आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ किसका, तो आप बोलोगे अल्टरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, अल्टरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, उसका क्या करते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, यूटरस बिकम अनस्टेबल फॉर, किस लिए, आप बोलोगे इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए वहां पर यूट्रस क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं इसके बाद में। तो 2 बातें हो गई, इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन कराएगा, दूसरा क्या कराएगा, अल्टरनेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, जिसमें क्या करेगा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूटेरस जो होगा, जो एंडोमेट्रियम होगा, वो जो है सही से काम नहीं करेगा, अल्टरेशन होगा, और वहां पर आप देखोगे यूट्रस बिकम अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन वहां पर नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलना चाह रहा है।
तीसरा जो वे होगा वो बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? जाना है कहीं क्या आपको? यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो, तो अल्ट्रेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम हो गया। उसके बाद में तीसरा जो वे है बेटा, उसकी बात करते हैं। सर आप बाद तीसरा में मतलब व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजोगे? बेटा मेरे पास नहीं है वो, आप देख लेना जैसे भी हो, मुझे नहीं पता कैसे क्या रिकॉर्डिंग है, बच्चे बाकी सबको पता है कैसे क्या होता है। ठीक है, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग ना, कल मिल जाएगी सुबह, इस ग्रुप में आ जाएगी आपके। ओके ओके सर, थैंक यू। चलो, तो नेक्स्ट हम बेटा इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पे। जब आप बात करोगे तो तीसरे नंबर पे आप देखोगे यहाँ पर, चलो तो तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं इसके बाद में। हाँ, तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे जो तीसरा वे होगा वो कौन सा होगा। तो आप बोलोगे चेंज इन किसमें चेंज होगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे चेंज इन सर्विकल म्यूकस। तो जो सर्विक्स का म्यूकस है वो भी बेटा, वहां पर म्यूकस की जो लाइनिंग है उसमें भी चेंजेस आएंगे। सर्विकल रीजन जो होता है म्यूकस होता है, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, तो वो म्यूकस को रिलीज करता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर सर्विकल म्यूकस में भी चेंजेस आएंगे, मतलब यहाँ पर सर्विकल रीजन में भी चेंजेस आएंगे, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका म्यूकस रिलीज किया जाने लगेगा। ठीक है, तो 3 ये हो गए। अब ये क्या करेगा, जब ज्यादा म्यूकस का ज्यादा लेवल बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे स्पर्म जो होंगे वो तो वहीं पे ब्लॉक हो जाएंगे। ये मान लो ये ऐसे वजाइना है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये है ऐसे। तो यहाँ पर बेटा क्या, ये सर्विक्स रीजन है। यहाँ पर बहुत सारा म्यूकस ऐसे जमा हो गया। अब म्यूकस जमा हो गया तो कहाँ आगे जा पाएगा स्पर्म? यही ब्लॉक हो गया, आगे जा ही नहीं पाएगा, म्यूकस का प्लग बना हुआ है आगे। तो ये एक रीजन हो गया कि तीसरा वाला, कि म्यूकस की जो लाइनिंग है सर्विक्स रीजन में उसको चेंज कर दें, बहुत भर के म्यूकस रिलीज करने लगे वो। और वो कब रिलीज करता है, जब वहां पर लेवल ऑफ जो है आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन वो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अब चौथा देखिए आप, चौथे में हम लोग देखेंगे, चौथा जो है उसमें क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब की मोटेलिटी होती है और सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसको वो कम कर देता है। क्या मैंने बोला, जो आपका फैलोपियन ट्यूब होती हैं उनकी जो मोटेलिटी होती है, उनका जो सिक्रीशन होते हैं बहुत सारे ट्यूबुलर जो है, उनको वो सप्रेस करता है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बेटा, चौथा मेथड क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, मोटेलिटी, ठीक है, और उसके अलावा बोलोगे सिक्रीशंस, ये अफेक्ट करता है हमको। तो इस तरीके से 4 मेथड हैं ओरल पिल्स को लेने के बाद, 4 वे हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं बच्चों, हम ब्लॉक कर लेते हैं आसानी से जो है, या ऐसे बोल सकते हैं आपकी फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देते। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में कंबाइंड पिल की बात। तो कंबाइंड पिल्स में आप बोलोगे यहाँ पर, सर स्क्रीनशॉट लेना है पहले मेरी स्लाइड नहीं का। लिया अभी? नहीं सर। चलो ले लो बेटा, बात मत करो आप लोग। सर अल्टरेशन क्या होता है? अल्टरेशन मतलब चेंज होना बेटा। ओके सर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, डन। समझ में आ गया? सर फैलोपियन ट्यूब मोटेलिटी बता दो एक बार। मोटेलिटी का मतलब बेटा, जो वहां पर जो ये सेल्स होती है ना, यहाँ पर ऐसे जो सिलिएटेड सेल्स होती हैं ऐसे, ये वाली, ठीक है, तो ये इनकी मोटेलिटी को भी अफेक्ट करता है। अब ये सही से मोटाइल ही नहीं होंगी तो ओवम जो होगा वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो इसके लिए जरूरी होते हैं, इनमें चेंजेस होते हैं ना थोड़ा बहुत इस ओवम में, तो ये न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है ना इसको थोड़ा बहुत, तो न्यूट्रिशन वगैरह बाहर से मीडियम एक चाहिए होता है जिसमें सर्वाइव कर पाए, तो वो सब यही सेल रिलीज करती हैं, फैलोपियन ट्यूब की सेल्स। ठीक है, तो वो सब सर्वाइकल, ये नहीं जानते, सर्विक्स रीजन नहीं जानते हो? नहीं सर्वाइकल म्यूकस तो स्पर्म को नरिश भी करता है ना? नहीं बेटा, वो नरिशमेंट यूटेराइन मिल्क करता है, जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है ना उससे जो न्यूट्रिटिव मीडिया निकलता है वो नरिश करता है। म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस तो वहां पर लुब्रिकेट करता है उस जगह को। तो यहाँ पर जैसे मान लो सर्विकल रीजन में बहुत एक्सेसिव अगर म्यूकस होगा तो ये ब्लॉक कर देगा ना, तो स्पर्म का पैसेज तो यही है, वजाइना के बाद में सर्विक्स ही आएगा, सर्विक्स से होके जाना है। तो आगे जब म्यूकस है पूरा ये थिक लाइनिंग हो गया म्यूकस का, तो कैसे स्पर्म जा पाएगा? ठीक है, बोलिए। ओके सर। चलो,
तो ये चारों। अब देखते हैं बेटा हम इसके बाद बात करते हैं कंबाइंड पिल्स की। दो मैंने बताई थी, अब कंबाइंड पिल्स की तरफ आते हैं। कंबाइंड पिल्स, ठीक है। कंबाइंड पिल्स में जब आप बात करोगे तो मैंने बोला कि ईस्ट्रोजन है, और ईस्ट्रोजन के साथ साथ में बेटा कौन है, तो आप बोलोगे प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन है, ईस्ट्रोजन एंड दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इन पिल्स में यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक बात बताओ, आप सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, कई दिन से पढ़ा ही रहा हूं ये सब। ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है, आप बोलोगे FSH, ये भी तो बंद हो जाएगा, इसका भी लेवल तो कम हो जाएगा। बोलो, इधर आ जाओ आप। ईस्ट्रोजन की जब बात करोगे, है ना, तो ईस्ट्रोजन का दूसरा और नाम क्या होता है, इसको ईस्ट्रोजन भी ऐसे भी लिखते हैं, O की फॉर्म में भी लिखते हैं और E की फॉर्म में भी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चाहे ऐसे लिखो ईस्ट्रोजन सिंपल, वो हटा दो, चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो भाई FSH जो है प्रोडक्शन जो होगा उसको ये क्या करेंगे, इनहिबिट करा देंगे कि नहीं कराएंगे, बताओ पहले ये बात, पीछे का ही मैं बता रहा हूं जब साइकिल पढ़ाया था मैंने। और प्रोजेस्टेरोन, इनका ये क्या करता है, जब इसका लेवल बढ़ता है तो ये क्या करता है, LH के प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करा देता है। यस तो सर। LH और FSH दोनों का प्रोडक्शन क्या हो गया बेटा, बंद हो गया। अब इनका प्रोडक्शन अगर बंद हो गया है तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनओवुलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर, हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात सभी को कि नहीं आई, बताओ पहले मुझे। यस सर। यस ठीक है, हाँ। तो एक एनओवुलेशन हो जाएगा, दूसरा बेटा चेंज किस में आ जाएगा, तो आप बोलोगे चेंज इन किसमें, तो आप बोलोगे सर्विकल म्यूकस, ठीक है। तो जो सर्विकल म्यूकस होगा उसमें भी चेंज आ जाएगा, ज्यादा म्यूकस होगा, और म्यूकस ज्यादा होगा तो आपको पता है बेटा वहां पर क्या होगा, स्पर्म्स के लिए पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया सभी को। यस सर। हाँ, और प्रोजेस्टेरोन ये बेटा ये सब है कैसा, सिंथेटिक है, आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया। यस सर। चलो अब बेटा हम समझते हैं आगे इसके बाद। अब कुछ आती हैं पिल्स जिनको हम बोलते हैं, एक होती हैं आपकी मोनोफेजिक, क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक, क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक कंबाइंड पिल्स। क्या होगा बेटा, मोनोफेजिक कंबाइंड पिल। और मोनोफेजिक कंबाइंड पिल में आपको देखने को मिलेगा यहां पर जितना ईस्ट्रोजन है उतने बराबर क्या है, प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफेजिक कंबाइंड पिल्स, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे माला डी, अभी जो मैंने पीछे बताया था माला डी, ठीक है। और दूसरी बेटा आप बोलोगे तो कौन सी आती है, माला एन, ठीक है। ये दो आती है, दोनों कंबाइंड पिल्स हैं, ठीक है। एलोन में मत आप समझिएगा, ठीक है, एलोन मैंने वहां लिखा हुआ है, लेकिन एलोन का मतलब ये मत समझिए कि ये उसका एग्जांपल है, ये कंबाइंड पिल का है। और ये कैसी है, मोनोफेजिक है, ठीक है। सर ये डी मोनोफेजिक, और फुल फॉर्म क्या है? माला डी ये बेटा नाम ही है इसका, इसका जो है कोई फुल फॉर्म नहीं है। माला डी और एन ये नाम से है, ये होगा क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का, ठीक है। माला डी के नाम से बिकता है और माला एन के नाम से बिकता है, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर बराबर होगा मोनोफेजिक कंबाइंड पिल्स में। दूसरा देखिए इसके बाद में कौन सा होगा, तो दूसरा आप बोलोगे इसके बाद में, दूसरा इसके बाद में आप बोलोगे कौन सा होगा, तो मोनोफेजिक के बाद में आप बोलोगे मल्टीफेजिक। कौन सा होगा, मल्टीफेजिक। और मल्टीफेजिक में आप बोलोगे, कल ही तो गई है लेने के लिए बेटा बात सर मत किसी करो, का माइक ऑन है? माइक कौन है? बंद कर लो अगर मैंने नहीं आपका, पूछा ना। मैं सभी का माइक बंद कर दूं क्या, शिवाली कौन है? तो बेटा माइक बंद कर लो, बात करनी है आपको अगर, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत करो, है ना।
चलो मल्टीफेजिक में देखिए, हाँ, और लड़कियों वाले हैं। सर आप नोट नहीं कर सकते आप। हाँ बेटा शिवानी मुझे आप अपना पता है। माइक बंद कर लो। सर आप म्यूट कर दो। हाँ, उड़ी गया। दिखते नहीं। चलो खैर, तो मल्टीफेजिक में आप देखोगे, मल्टीफेजिक में क्या होगा, आप बोलोगे ईस्ट्रोजन, एक लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे, ईस्ट्रोजन इन, सॉरी मैं ईस्ट्रोजन इज, आप बोलोगे मेंटेन, ईस्ट्रोजन इज मेंटेन एट द सेम लेवल, ठीक है, थ्रू आउट द 21 डेज, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आप बोलोगे 21 डेज जो है ईस्ट्रोजन, और जो है ईस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन यहां पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, और यहां पर क्या है, ईस्ट्रोजन जो है मेंटेन करेगा सेम लेवल रहेगा पूरा 21 दिन तक, ठीक है। और यहां पर आप बोलोगे बेटा जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल की आप बात करोगे तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा बेटा, अमाउंट होगा जो, वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो उसका तो सेम है ईस्ट्रोजन का, लेकिन इसका ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एक साथ में एक स्टेज में नहीं रहेगा कि एकदम से हाई है तो हाई है, लो है तो लो, ये ऐसा नहीं, उसका सेम लेवल रहेगा ईस्ट्रोजन का, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, आप बोलोगे ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहेगा 28 डेज तक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपका एग्जाम्पल जो है कौन सा है, तो ये हालांकि आपसे पूछता नहीं है, क्वेश्चन यहां से आता है मोनोफेजिक से, ठीक है, तो इसमें कुछ आंसर आप वो आपका एग्जाम्पल नहीं पूछता, लेकिन लिख लो आप लोग, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्विलर, क्या बोलते हैं, ट्राइक्विलर, और दूसरा बेटा आता है उसको हम बोलते हैं आर्थोनोवम, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा और देखो क्या आता है, यहां से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे कुछ आती है मिनी पिल्स, ठीक है, किस नाम से आती है, मिनी पिल्स से, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज प्रोजेस्टेरॉन ओनली, तो इसमें केवल क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली, और ये डेली खाई जाती है, डेली टेकन, डेली इनको लेना पड़ता है, ठीक है, और इनका आप बोल सकते हो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, ये भी नाम होता है, पीओपी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। अब मिनी पिल्स के बाद में बेटा दूसरा जो आता है वो आता है एक सहेली, ये बहुत फेमस है, ठीक है, सहेली, इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं इट इज नॉन स्टेरॉइडल, ऊपर वाली तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या है, स्टेरॉइडल है कि नहीं, लेकिन ये स्टेरॉइडल नहीं, सहेली कैसी है, तो आप बोलोगे नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, कैसी है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है, इसमें स्टेरॉइड नहीं, तो इसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे, स्टेरॉइड नहीं तो साइड इफेक्ट भी कम होंगे। अब इसका देखो ये लेते कैसे हैं हम लोग, तो आप बोलोगे पीओपी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, लिख दूं क्या, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। चलिए अब देखिए, तो हम बोलेंगे सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, ट्वाइस, ये 1 वीक, ठीक है, तो वीक में कितनी बार, एक बार लेना है, ठीक है, कितना, सॉरी एक वीक में कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, ट्वाइस इन अ वीक, ठीक है, फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक, 3 महीने तक हर वीक में कितना बार लेना है, 2 बार लेना है सहेली को, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ आप देखोगे, आफ्टर 3 मंथ, तो यहां पर आप बोलोगे आफ्टर 3 मंथ क्या करना है इसको, आफ्टर 3 मंथ 1 इन अ वीक, तो एक वीक में फिर कितना लेना है, आप बोलोगे 3 मंथ के बाद में एक वीक में एक ही लेना है, लेकिन शुरुआत के 3 मंथ में आपको क्या करना है, एक वीक में 2 बार लेना है, 2 टेबलेट लेना। और सहेली को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो CDRI है, यहां से क्वेश्चन पूछा था कि किसने बनाया था, तो CDRI के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था, एक बहुत बूम किया इसका नाम, क्योंकि लखनऊ में ही है, मैं वहीं से हूं, तो लखनऊ के मेरे घर के पास में ही, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसका फुल फॉर्म वगैरह, और सहेली किसने बनाया था? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ? लखनऊ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बहुत मैक्सिमम हम लोगों ने थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पढ़ लिया सारी चीजें जितनी। तो इस तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है सर एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। पीछे वाली? ठीक है सर एक बार स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल भी बता दीजिए। बेटा, जो अभी हमने पढ़ा कंबाइंड वाली वो, और या एलोन वाली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स पढ़ा हमने, पीओपी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, तो वो अकेली खाली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स हैं। ठीक है, उनको डेली लेना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि कंबाइंड भी होती हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दो जो हार्मोन हैं, ये जो यूज किए जाते हैं बेटा, यही तो रेगुलेट करते हैं साइकिल को। अब हम बाहर से दे रहे हैं ना उनको टैबलेट की फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जाके वहां पर लेवल को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। पहली बात ये है। दूसरा मैंने बोला कि जो नॉन स्टेरॉइडल है उनमें कौन आता है? सहेली आती है, और सहेली को वीक में, वो नॉन स्टेरॉइडल है, सेंट प्रोमेन जो है करके केमिकल रहता है, उससे बनी हुई है। तो आप बोलोगे वो वीकली हम कितना लेते हैं? तो एक वीक में 2 लेते हैं 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद अगर कंसीव नहीं करना है तो बोलोगे आप एक वीक में कितना, फिर 3 महीने के बाद एक ही लेना है। तो वो नॉन स्टेरॉइडल सहेली हो गई, और उसको जो है इवेंट किया था, उसको बनाया था CDRI इंस्टीट्यूट ने, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, उसने बनाया। ठीक है सर स्टेरॉयडल का मतलब क्या होता है? स्टेरॉइडल का मतलब होता है बेटा ऐसे हार्मोन्स जो स्टेरॉइडल नेचर के हैं, लिपिड नेचर के हैं, उनका रिसेप्टर हमेशा साइटोसोल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उनका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा हो 11th की बुक एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें लास्ट पेज पे आप देखिएगा हार्मोन एक्शन में एक डायग्राम बना हुआ है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनका सबका, तो आप देखोगे वहां पर मैकेनिज्म एक्शन में दिखाया गया है कि जो आपके हार्मोन्स हैं जो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, वो उनका रिसेप्टर कहाँ होता है? इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है, और उसी से जाके बाइंड करते हैं, और फिर वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है, मैकेनिज्म जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स क्या है? दे आर द लिपिड्स। ठीक है, लिपिड नेचर के जो है बने हुए हार्मोन्स, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स। ठीक है, और बेटा बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस अभी सर। और पढ़ना है आगे? यस सर। हाँ यस सर। सर। और पढ़ना है? थके नहीं हो आप लोग? नो सर, थक गए नो हैं। सर। नो हाँ? सर। कल नहीं पढ़ थके हो? लेंगे अब। नो अरे, सर। क्या खा गया हो भाई तुम लोग? सर आगे की टॉपिक भी करवा दीजिए। आगे के टॉपिक भी करवा दें, एक ही दिन में सब खत्म कर दें? हाँ सर वो इंजेक्शंस वगैरह वाला तो वो बता दो। हाँ, इंजेक्शन वाला तो है। चलो चलो पोल्यूशन की सर अजल, हाँ बेटा बोलो। सर पोल्यूशन की वजह से छुट्टी पड़ी है, तो आप मॉर्निंग में भी क्लासेस ले सकते हैं। इतना Yes, पोल्यूशन sir. क्यों करते हो आप लोग भाई? सर बॉयज करते हैं एंड मैं बॉयज करते हैं, गर्ल्स नहीं करती पोल्यूशन? नो सर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया लॉजिक है। कैसे लॉजिक बताओ, उसके पीछे क्या है? सर क्योंकि क्रैकर्स ज्यादा बॉयज जलाते हैं, हम नहीं जलाते। और बाइक। और सर उन्हें ठंड लगती है तो वो आग वाग कहीं पे भी जला देते हैं। अच्छा, आप लोगों को ठंड लगती है तो क्या करते हो? सर हम कंबल रजाई यूज करते हैं। अच्छा, आग नहीं लगाते हो कहीं पे? चलो अच्छी बात है। ठीक है, वो दिल्ली का पोल्यूशन का तो प्रॉब्लम आज से नहीं, कई साल से हम लोग भी रहते थे जब वहां पर दिल्ली में, तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम था पोल्यूशन का। सब काला हो जाता है, धुंध छा जाता है, एकदम घर निकल नहीं सकते हो आप घर से Yes, बाहर। sir. बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं भी 4-5 साल रहा ना, बहुत फेस किया हूँ। चलो खैर, घर पे रहो, अच्छे से रहो, केयर करके रहो, आराम से रहो, पढ़ाई करो अच्छे से। ठीक है, बाकी तो क्लासेस चल ही रही ऑनलाइन आप लोगों की, है ना? चलो देख लेते हैं। अच्छा चलो भाई, एक और इंजेक्टिबल।
इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की जब आप बात करोगे तो इसका दूसरा नाम भी होता है, ये इस नाम से पूछा जाता है, डिपो प्रोवेरा, इस नाम से पूछा जाता है। डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप खोलोगे तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल पूछता है केवल, तो आप बोलोगे डी पोर्ट मेड्रोक्सी, डीपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ठीक है, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। तो इसका फुल फॉर्म बेटा क्या हो जाएगा, DMPA, ये यूज करते हैं एज अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरा हम लोग यूज करते हैं नॉर इथिस्टेरॉन, नॉर इथिस्टेरॉन इनएंथेट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं NETEN, ठीक है। तो ये बेटा जो लगता है हर 2 मंथ में लगता है, ठीक है, कितने में लगता है, हर 2 मंथ में लगता है, फीमेल्स में, ठीक है, मेल में नहीं, फीमेल्स में, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सर ये इंजेक्टिव सर एक बार कॉन्ट्रासेप्टिव फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। सर ये इंजेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव एनसीईआरटी में है क्या? डिप्रोवो, यस सर। वो शायद एनसीईआरटी में डायग्राम में देखो शायद बना हुआ है, नहीं भी बना तो छोड़ देना, आप कोई जरूरी नहीं, DMPA याद कर लेना बस, ठीक है, अगर ना हो। इसके बाद इम्प्लांट आता है, एक बार फिर इम्प्लांट से बता दीजिए। ठीक है, मैंने बोला इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं डिप्रोवो बोलते हैं, प्रोवेरा बोलते हैं इसको, 2 होते हैं, इसमें केमिकल इंजेक्शन लगते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कुछ 3 महीने के इंजेक्शन हैं, कुछ हर महीने लेना पड़ता है, कुछ 2 महीने पे ऐसे इंजेक्शन हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव एज ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होते हैं, ठीक है। तो इसी में एक एग्जाम्पल मैंने बताया, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, DMPA, ठीक है। दूसरा है नॉर इथिलिस्टेरॉन इनएथेटेट, NETEN, और इसको हम बोलते हैं, ये 2 महीने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो अब हम इम्प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। चलो इम्प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इम्प्लांट, ठीक है। तो इम्प्लांट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसकी बात करते हैं। तो इम्प्लांट में आप देखोगे यहाँ पर बेटा क्या होता है, यहाँ पर हार्मोन कंटेनिंग क्या होते हैं, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होती हैं, क्या होती हैं, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं, और उनको बेटा हम क्या करते हैं, इम्प्लांट करा देते हैं, कहां पर, इम्प्लांट इन सबक्यूटेनियस। मतलब क्या हुआ, जैसे ये आर्म है किसी का, ऐसे मान लो ये कोई फीमेल है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या होता है, जो फीमेल है उसके केस में यहां पर क्या करते हैं, ये कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद क्या होते हैं, कैप्सुलेटेड फॉर्म में होते हैं ये हार्मोन जो आपके कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं, कैप्सूल की फॉर्म ऐसे, ठीक है, और इनको हम इंसर्ट करा देते हैं, सब कहां पर, सब क्यूटेनियस, मतलब क्यूटिन के नीचे, स्किन के नीचे, सब क्यूटेनियस लेयर में, ठीक है। तो वहां पर डाल देते हैं, फिट करवा दिया हमने ऐसे, दूसरे पेन से देख लो, ऐसे फिट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये रॉड लाइक होते हैं, कैप्सूल लाइक, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये बेटा क्या करते हैं, इम्प्लांट इन सबक्यूटेनियस, और उसके बाद क्या करते हैं ये, तो ये प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये, इंजेक्टेबल है तो थोड़ा मतलब वो इंसीज करना पड़ता है, मतलब कांटा लगाना पड़ता है, यहाँ पर चीरना पड़ता है इसको स्किन के नीचे, तब रखा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिकल है लेकिन यूज होता है। तो इसके एग्जांपल देखिए आप, एनसीईआरटी बोलती है नॉर प्लांट, क्या बोलती है, नॉर प्लांट। और इसमें बेटा होता क्या है, तो आप बोलोगे इसमें जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टिन, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन ही है ये, प्रोजेस्टिन ये यूज किया जाता है,
और ये बेटा इफेक्टिव कब तक होता है, तो एक बार लगा डाला तो लाइफ का झिंगा लाला, और ये कितने टाइम तक, 5 ईयर तक, ठीक है, मतलब लाइफ का पूरा नहीं, 5 ईयर तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 ईयर तक क्या ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो आप बोलोगे नॉर प्लांट है, यहाँ पर नॉर प्लांट प्रोजेस्टिन यानी कि यहाँ पर प्रोजेस्टोन सिंथेटिक जो होगा उसके कैप्सूल से, और इफेक्टिव कब तक रहता है, तो 5 साल तक ये इफेक्टिव रहता है, ठीक है। अब इस नॉर प्लांट में आप बोलोगे, इस नॉर प्लांट में तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होते हैं, 6 सिलिकॉन के रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 2 3 4 5 और ये 6, तो ये किसके बने होते हैं, आप बोलोगे 6 सिलेंड्रिकल, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के, किसके बने होते हैं बेटा, सिलिकॉन के, तो 6 सिलेंड्रिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये सिलिकॉन के बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलोगे हर एक जो सिलेंडर रखता है उसके पास क्या रहता है, तो आप बोलोगे LNG रहता है, लिवोनॉल गैस्ट्रल, जो एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन की तरीके से काम करता है, तो उसको LNG बोलते हैं, लिवोनॉल गैस्ट्रल भी पीछे बताया था। तो हर एक सिलेंडर में क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर LNG भरा हुआ होता है, और ये सिलेंडर बने किसके होते हैं, तो आप बोलोगे सिलिकॉन के, और ये परमिएबल होते हैं, तो जो प्रोजेस्टिन है वो धीरे धीरे यहाँ से निकलता जाता है, LNG जो होता है वो धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, निकलता जाता है आपका। तो ये नॉर प्लांट इफेक्टिव होते हैं कब तक के लिए, तो आप बोलोगे 5 साल के लिए। इनको इंसर्ट कहाँ करते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे अपर आर्म में या फोर आर्म में, ठीक है, समझ में आ गई। यस सर। चलो अब बेटा इसके बाद में एक और होता है, एक नॉर प्लांट होगा, एक और एग्जांपल मैं बता दूंगा अगली स्लाइड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर। चलिए सर ये क्या इनहेबिट करता है? ये बेटा प्रोजेस्टेरोन जैसे काम कर रहा था ना, वैसे ये भी काम करेगा, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन ही तो है ना, ठीक है, जैसे अभी पीछे काम कर रहे थे ना वो सब, यस सर। वैसे ये भी काम करेगा, बस इसका मेथड थोड़ा अलग है लगाने का, है ना। अब एक और आता है एग्जाम्पल, देखिए दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इम्प्लेनॉन, इम्प्लेनॉन, ठीक है, इम्प्लेनॉन। इम्प्लेनॉन में आप देखोगे एक सिंगल रॉड होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या है, सिंगल रॉड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चों, सिंगल रॉड प्रेजेंट है, एक रॉड प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पर कितने थे, 6 नॉर प्लांट में, यहाँ इम्प्लेनॉन में कितने हैं, एक सिंगल रॉड, ठीक है। और ये बेटा इफेक्टिव कितने टाइम के लिए, तो आप बोलोगे 3 ईयर, इफेक्टिव कितने टाइम के लिए, फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए इफेक्टिव है, ठीक है। और इसके पास बेटा होगा क्या, तो इट कंटेन, यहां पर हम लोग लिख लेंगे इट कंटेन, क्या कंटेन करता है ये, तो इट कंटेन 3 कीटो डिजोगेस्ट्रल, ठीक है। ये भी एक्चुअल में क्या है, आप बोलोगे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ही, प्रोजेस्टिन, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्प्लांट भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन केवल आपसे ये पूछ सकता है, इम्प्लेनॉन कितने टाइम के लिए होता है और आपका नॉर प्लांट कितने टाइम के लिए होता है, उसमें कितने रॉड होते हैं, इसमें कितने रॉड होते हैं। तो नॉर प्लांट में 6 रॉड, इम्प्लेनॉन में 1 रॉड, ठीक है। बोलो समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। अब आगे देखते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अब थक गए हम भी, है ना, 2 घंटा हो गया पूरा, ऑनलाइन में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप बोलोगे नेचुरल मेथड, अब फेल्योर रेट देखते हैं हम, नेचुरल मेथड, ये थोड़ा समझिए इसको, क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से। तो आप बोलोगे इसमें क्या है, 20 to 30, मतलब 100 में अगर आप देखोगे फेल्योर, एवरेज फेल्योर की बात करोगे फेल्योर का, तो अगर कोई नेचुरल मेथड कंट्रासेप्टिव का यूज कर रहा है, तो आप मान के चलो 100 में से 20 से 30 लोगों में ये जो है फेल्योर हो जाएगा इसका, ठीक है, वो कंसीव कर जाएंगे फीमेल्स। फिर देखिए आप, क्वाइटस इंटरप्टस, अच्छा क्वाइटस इंटरप्टस क्या था, विड्रॉल ऑफ पेनिस। हाँ विड्रॉ, पेनिस विड्रॉ है ना, तो इसको हम बोलते हैं विड्रॉ मेथड, वो भी तो था विड्रॉ मेथड, तो विड्रॉ मेथड भी था, और जिसका फेल्योर रेट कितना है, तो आप बोलोगे 23/100, ठीक है। फिर क्वाइटस इंटरप्टस के बाद में केमिकल कंट्रासेप्टिव में, इसमें आप बोलोगे कितना रहता है, तो आप बोलोगे 20 के आसपास। फिर केमिकल के बाद में हमने पढ़ा बैरियर वाला,
बैरियर वाला बेटा कितना रहता है, तो बैरियर में आप बोलोगे कितना रहता है 10 to 15 के आसपास, कम चांसेस रहते हैं। फिर आप बोलोगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आप देखने को मिलेगा उसमें कितना रहता है, तो आप बोलोगे 2 to 3, लेकिन ये हार्मफुल ज्यादा हैं, इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। इट मे कॉजेज टू कैंसर, कैंसर भी कॉज कर सकते हैं ये। फिर आता है आपका इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है, हाँ इंट्रा यूटेराइन, तो इंट्रा यूटेराइन जो है आपका कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो इंट्रा जो है यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्शन आप देखोगे 6 के आसपास रहता है। और फिर आप बोलोगे इम्प्लांट, इसका सक्सेस रेट बहुत है। इम्प्लांट में आप बोलोगे लेस देन 1, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ये फेल्योर रेट है, इधर इधर मैंने क्या लिखा है, ये फेल्योर रेट, फेल्योर रेट एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे मेथड जो सर इम्प्लांट में भी साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं ना? हाँ साइड इफेक्ट बेटा होगा इसका भी, ठीक है। सक्सेस रेट ज्यादा, साइड इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में ये प्रोजेस्टेरोन ये सब क्या करते हैं ना, ये म्यूकस और सेल का जो है ना, मतलब म्यूटेट भी कर सकते हैं ये, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर बाहर से हम केमिकल देते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हार्मोन्स के लेवल्स बता दो। वो तो बेटा मैंने कल ही बताया था, उससे पहले भी बताया था मैंने क्लास में आपको, थे नहीं आप क्लास में? सर कल वाली क्लास में नहीं थी। अच्छा सिमरन हो, अभी जो पहले नहीं, अनु 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 अनु, अच्छा हाँ ठीक है, चलो जो भी है। तो रिकॉर्डिंग पड़ा होगा, देख लो आप। आई थिंक अभी तक आई नहीं है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग नहीं आई है? यस तो सर। मुझे मैसेज करना, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मेरे पास है, ठीक है। ओके सर। हाँ और कोई सर आपके है? ऊपर फेलियर की साइड में क्या लिखा हुआ है? ये इधर ये यस सर। एवरेज फेल्योर, एवरेज फेल्योर, एवरेज छोड़ दो इसको, यहाँ नीचे लिख दिया मैंने फेल्योर रेट, ठीक है, ये लिख लो। हाँ और कोई कुछ, किसी को प्रॉब्लम? अनु बेटा आप कर लेना, ठीक है, मुझे मैसेज कर लेना, मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग आपको, टेंशन सर मत इस लो। टॉपिक से क्वेश्चन Okay, कैसे sir. आते हैं? मींस एक क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, यही पूछेगा जो मैंने बताया आपको, मैंने बहुत आपको इन डेप्थ पढ़ा दिया, इससे ज्यादा किसी भी मेडिकल जो है कंपटीशन में कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। इतना आप अगर कर लोगे ना तो कोई क्वेश्चन आपसे ही मतलब जाएगा ही नहीं कहीं पे, आराम से कर लोगे आप। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर टी क्या करता है, ठीक है, होस्टाइल बनाता है, सिंपल सी बात है, स्पर्म को पकड़ता है, मारता है, वहां पर म्यूकस जो है वो थिकनिंग करा देता है, मोर्टेलिटी खत्म कर देता है किसकी, आपके जो स्पर्म होते हैं, है ना, यही सब है बस। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछेगा, सीडीआरआई ने क्या बनाया, सहेली कैसे यूज करते हैं, वीक में 2 बार 3 महीने तक, उसके बाद 1 बार, है ना, यही सब पूछेगा। और बताओ सर वीडियो ग्रुप में भेज दीजिएगा। बेटा, मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, वो आपको नहीं मिल जाएगा। सर आप अपना नंबर दे अवंती दो। की टीम प्रोवाइड कर देगी, आपको लिंक मिल हाँ जाएगा। हाँ ठीक है। आप योर गुड नेम सर? जुनैद, जुनैद सर। हाँ जुनैद सर, ये आपसे बात कर लेंगे, ठीक है, जो भी है। आपको संचिता या मैं पांचाली कोई भी ग्रुप में कल भी रिकॉर्डिंग का लिंक भेज देंगे, ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके ओके सर। ठीक है। Good आपको night, sir. एक लिंक मिलेगा, वो अभी मैं यहाँ Thank पर you, भी डाल रहा sir. हूँ, ग्रुप में भी। आप अटेंडेंस लगा देना, फीडबैक दे देना क्लास का। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय। ग्रुप में भी डाल दिया और यहाँ से भी आप उठा सकते हो, उसको फिल कर देना, ठीक।